कहाँ तक कल किए थे हम लोग? देहली आवृत्ति हो गया था। आगे बढ़ते हैं। लिखिए थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। देहली तरंग दैर्घ्य। देहली तरंग दैर्घ्य। विद्युत चुंबकीय तरंग में विद्युत के भाई का किया जाए, मैंने लेक्चर खाली मिलता है। हम भी तो लेक्चर देते हैं। मतलब क्या लेक्चर देते हैं? लेकिन मोटिवेशन देते हैं तो हमको नहीं लगता तुम लोग मोटिवेशन से मोटाते हैं। मोटिवेशन रोज मिलता है। रोज जाता है दिमाग। ये होता होगा जैसे कि मैं बोल रहा था कि क्लास में जैसे तो कोई बदमाशी कर दिया तो उसको वो देख लिए, अब बस वही पर शुरू हो गए, यही ना होता है। अरे हाँ, तो ये एक बीमारी है। नहीं तो उनको कहो, चाहे मत कहना सब, ये ना साइकियाट्रिस्ट से उनको दिखवाना पड़ेगा, रियल में बीमारी है। नहीं, रियल में बीमारी है। अगर आप कोई ऐसी कर रहे हैं, जैसे आप पढ़ लिए और किसी को देख रहे हैं और कोई कुछ गलत काम कर रहा है या कुछ बदमाशी कर रहा है, तो आपका दिमाग खराब हो जाएगा उस वक्त, और बस उसी पर आप शुरू हो जाइएगा बोलना, तो ये यहाँ ब्रेन में प्रॉब्लम हो जाता है। तो ये साइकियाट्रिस्ट से दिखाना। हाँ, तो यही हो सकता है। तो कहना समझ आता और हमारा नाम तो बिल्कुल मत लेना, तो यहाँ दुआरिये पर कहे का जी, दिक्कत हो जाएगा। आइए शुरू करते हैं। यहाँ पे हम लोग ये फिर से थोड़ा सा रिकॉर्ड हो रहा है तो एक बार बोल दे रहे हैं। हम लोग का जो ये टॉपिक है थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, देहली तरंग दैर्घ्य। कल हम लोगों ने पढ़ रहा था देहली आवृत्ति, आज हम लोग को पढ़ना है देहली तरंग दैर्घ्य। इसका डेफिनेशन अब आप लोग लिखिए पहले, ठीक है? इसे हम समझा चुके हैं, ठीक है? खाली लिखवाना है। लिखिए विद्युत चुंबकीय तरंग में वैसे विद्युत चुंबकीय तरंग में वैसे विद्युत चुंबकीय तरंग में वैसे विद्युत चुंबकीय तरंग वैसे विद्युत चुंबकीय तरंग का अधिकतम तरंग दैर्घ्य वैसे विद्युत चुंबकीय तरंग का अधिकतम तरंग दैर्घ्य जिससे इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होता है, का अधिकतम तरंग दैर्घ्य जिससे इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होता है। विद्युत चुंबकीय तरंग में वैसे विद्युत चुंबकीय तरंग का अधिकतम तरंग दैर्घ्य जिससे इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होता है, उसे देहली तरंग दैर्घ्य कहते हैं। 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 इसे लैम्डा नॉट से सूचित किया जाता है। उसे लैम्डा नॉट से सूचित किया जाता है। लैम्डा नॉट से सूचित किया जाता है।
हो गया। अब थोड़ा सा सुनिए यहाँ पे, आपने पढ़ा था आवृत्ति के बारे में कि अगर न्यूनतम आवृत्ति हो, न्यूनतम आवृत्ति में थोड़ा सा याद दिला रहे हैं, हमने रेड कलर के लाइट का एग्जाम्पल लिया था और एक मेटल का टुकड़ा लिया था। रेड कलर के लाइट पड़ने से इलेक्ट्रॉन नहीं निकला था, तो इसका मतलब हुआ कि उसकी आवृत्ति इतनी है, इतनी कम है कि उससे इलेक्ट्रॉन नहीं निकल रहा है। लेकिन येलो कलर का उदाहरण लिए थे, तो येलो कलर के लाइट से क्या हुआ था कि इलेक्ट्रॉन निकल गया था, यह मान के चले थे। तो येलो कलर क्या हो गया, देहली आवृत्ति वाला रंग हो गया। अब उससे इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा तो येलो के ऊपर जितना आएगा सबसे निकल जाएगा, लेकिन येलो के नीचे वाला नहीं निकलेगा। तो हम ये बोलेंगे ना कि न्यूनतम में वो न्यूनतम आवृत्ति जिसके नीचे अगर आइएगा तो नहीं निकलेगा, उसके ऊपर जाइएगा तो क्या होगा, निकल जाएगा। तो वो बॉर्डर हो गया कि भाई पीछे जाओगे तो नहीं निकलेगा, इसके ऊपर कौनो रख लो निकल जाएगा। तो उन न्यूनतम आवृत्ति था। आपसे कोई पूछे देहली आवृत्ति क्या है, तो विद्युत चुंबकीय तरंग में सबसे न्यूनतम वो आवृत्ति जिससे इलेक्ट्रॉन क्या होता हो, निकल जाता हो, बाहर निकल जाता हो, उत्सर्जित हो जाता हो, तो वो न्यूनतम आवृत्ति को हम क्या कहते हैं, देहली आवृत्ति। अब बारी है देहली आवृत्ति के जगह पर देहली तरंग दैर्घ्य। आप अच्छी तरह जानते हैं जिसकी आवृत्ति कम होती है उसका तरंग दैर्घ्य ज्यादा होता है। तो हम परिभाषा में सिर्फ कहाँ बदलाव करेंगे, जहां न्यूनतम है वहां अधिकतम कर देंगे। समझ में। अब जैसे हम आपको लिखवाए हैं कि विद्युत चुंबकीय तरंग में, वैसे विद्युत चुंबकीय तरंग का अधिकतम तरंग दैर्घ्य, अधिकतम तरंग दैर्घ्य जिस पर इलेक्ट्रॉन क्या होता हो, निकल जाता हो या उत्सर्जित हो जाता हो, तो उस तरंग दैर्घ्य को हम क्या कहेंगे, देहली तरंग दैर्घ्य कहेंगे। अब आप इन दो तरीका से किसी भी बात को आपको बोल सकते हैं, ठीक है। और इसको सूचित किससे कहते हैं, लैम्डा नॉट से। अब सुनो, तरंग दैर्घ्य मतलब तरंग की लंबाई। लंबाई एक प्रकार का क्या है, दूरी है। अब बताओ कोई भी विद्युत चुंबकीय तरंग का चाल क्या होता है, 3 गुने 10 के पावर 8। जैसे प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग है तो 3 गुने 10 के पावर सी से सूचित करते हैं। तो एक्स किरण हो, गामा किरण हो, अल्ट्रावायलेट हो, कोई भी हो, विद्युत चुंबकीय तरंग है तो उसका चाल प्रकाश के चाल के क्या होगा, बराबर होगा। सी से सूचित करेंगे उसको, तो चाल हमको पता चल ही गया, दूरी पता चल ही गया। और आवृत्ति का फॉर्मूला क्या होता है, समय का उल्टा 1/T होता है ना। तो अगर हम तुमसे खाली समय की बात करें कि समय दिया है, दूरी दिया है, चाल दिया है, तो दूरी बराबर फॉर्मूला क्या लिखेंगे, दूरी बराबर चाल गुने समय। तो दूरी के जगह पर हम क्या लिखे, चाल के जगह पर क्या लिखे, और समय के जगह पर क्या लिख रहे। अब याद करो कि हम लोग पढ़े हुए हैं कि एफ नॉट का फॉर्मूला क्या होगा, माने फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या, 1/T होगा। तो T बराबर क्या होगा, 1/f0। बोलो इसको यहाँ डाल सकते हैं, अगर यहाँ डाल देंगे तो क्या होगा, C × 1/f0। तो बोलो C बाई क्या हो जाएगा, f0। ये किसका फॉर्मूला हो गया। अब हमसे कोई पूछे देहली तरंग दैर्घ्य का फॉर्मूला बताओ, तो C/f0। अब वही कोई पूछ दिया देहली आवृत्ति का फॉर्मूला बताओ, तो f0 को इधर कर दो और लैम्डा को इधर कर दो, तो C बटा क्या हो जाएगा, लैम्डा नॉट। बोलो क्लियर हुआ, नोट कर लो इसको नीचे। हो गया। आगे बढ़ा जाए। हो गया नु। कल हम एक एग्जाम्पल लिए थे, वो एग्जाम्पल थोड़ा सा याद कीजिए और उसके बारे में सोचिए और समझिए और उसी के बेस पर सवाल पूछेंगे। आए फिर से बोल रहे हैं, सुन लीजिए, सुनिए, हेलो, सुनिए ध्यान से। कल मैंने बताया था कि लाल कलर का एगो किरण बारे थे। जब वो पड़ा था, मतलब प्लेट पर पड़ा था, तो वो फ्री इलेक्ट्रॉन को नहीं निकाल पाया। हमने एगो और किरण बार दिया, तब भी नहीं निकला। तो अगर हम 2 या 3 किरण बार दिए तो आप बता सकते हैं कि हमने क्या बढ़ाया, उसमें तीव्रता बढ़ाया, लेकिन इलेक्ट्रॉन नहीं निकला।
अब हम आपसे सवाल इसी के बेस पर पूछ रहे हैं। एक और चीज, एक छोटा सा और सवाल, उसके बाद बहुत अच्छा सवाल पूछेंगे। बताओ, अगर हमें कलर चेंज करना हो तो हमें क्या बदलना चाहिए? आवृत्ति बदलना चाहिए। एक आदमी फ्रीक्वेंसी बोल रहा था, है ना? तो फ्रीक्वेंसी होगा कि आवृत्ति होगा? एक ही बात हुआ, आवृत्ति बोलिए या फ्रीक्वेंसी, तो घबराने की बात नहीं है। तो आपको याद रखना है, 3 बातों पर ध्यान देना है। आवृत्ति, तीव्रता, तरंग दैर्घ्य, ये 3 भाषा में आपको हमसे बात करना है, ठीक है? हम कहेंगे कलर चेंज मतलब क्या चेंज? आवृत्ति चेंज हो गया। क्या चेंज नहीं हुआ? तीव्रता चेंज नहीं हुआ। और क्या चेंज नहीं हुआ? तरंग दैर्घ्य चेंज नहीं हुआ। तरंग दैर्घ्य चेंज हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन याद रखना तरंग दैर्घ्य चेंज होने से कलर नहीं बदलता। कलर पर तरंग दैर्घ्य निर्भर नहीं करता है। और हाइगन्स कहते थे कि ना करता है निर्भर, हाइगन्स ही वही गलत साबित हो गए थे। अभी तुमसे एक सवाल बहुत अच्छा पूछ रहे हैं, सोच के बताना। हमारे पास 2 कलर का लाइट, एक रेड कलर और एक हमारे पास जो है वायलेट कलर, वायलेट बैगनी कलर, ये रहा, माने ब्लू कलर, कोई भी एक ले लीजिए। ये हाई फ्रीक्वेंसी है, ये लो फ्रीक्वेंसी है। हमारे पास एक धातु का टुकड़ा है, ये रहा, वही टुकड़ा यहाँ भी है। ये दोनों पर ये आया। जो हाई फ्रीक्वेंसी वाले होते हैं उनके पास एनर्जी होती है, ठीक है? उनके पास अगर एनर्जी है तो एनर्जी में सबसे ज्यादा एनर्जी इसके पास होगा और इसके पास एनर्जी कम होगा। अगर ये आ रहा है और ये आ रहा है तो हम मानते हैं कि इनके पास अलग अलग एनर्जी है। हम ये मान लेते हैं कि इसके पास जो एनर्जी है वो टोटल 5 जूल है। 5 जूल के बजाय इसमें एनर्जी की वैल्यू बहुत कम होती है, ठीक है? तो जूल के बदले हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट में मापते हैं। हम बोलेंगे कि इसके पास एनर्जी कितना है? 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है? ये 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी लेके आया, यहाँ पे आया, और आने के बाद जब इससे टकराया तो उसमें इलेक्ट्रॉन को निकालने का कोशिश कर रहा है। इसको हम इस तरह से समझेंगे कि मान के चलिए एक तरफ से शेर का झुंड आ रहा है और एक तरफ से कुत्तों का झुंड है और उन दोनों में युद्ध होने वाला है। युद्ध होने के लिए एकदम सब कोई तैयार है। इधर वाला शेर वाला पार्टी आ गया है, इधर वाला सब कोई तैनात है, अटैक बोलने के लिए तैयार। अब उसमें जो मेन मुखिया है, कुत्ता का जो मेन मुखिया है, एकदम कमजोर टाइप का आया, बूढ़ा टाइप का मान लो है, या चलो बरियारे है, वो आया और शेर से बोला, का रे तुम्हें के भरोसा क्या समझते हो तुम लोग? देखो हमारे पीछे झुंड, और शेर में ज्यादा नहीं था, 2-3 गो था सब, और इधर पूरा झुंड एकदम पूरा सेना था। तो इस सब खूब खुश है, ध के फरिया देवे के बाद सब गोरा मिले में सब खत्म कहानी। शेर तो शेर होता है। एक कुत्ता अगर अटैक करे तो शेर क्या करेगा उसको? हाँ? खत्म कहानी। 4-5 अटैक करे तो, अगर 100 मिलके अटैक करे तो, सारा कुत्ता मिलके अगर अटैक करे तो क्या हो सकता है? शेर फिरार नहीं, फिरार नहीं होगा। जहां तक हमें उम्मीद है कि शेर ही जीतेगा, शेर तो शेर होता है, तो हो सकता है कि हार जाए। लेकिन अगर हम ये मान के चले कि शेर तो शेर होता है, शेर जीत जाएगा, अगर ये मान के चलते हैं तो सभी कुत्ते हार जाएंगे, सभी की कहानी खत्म। यहाँ भी एकदम बिल्कुल सेम कहानी है। एक कुत्ता आया, भौं भौं किया, भौं भौं किया करके निकल बाहर, कौनो इलेक्ट्रॉन नहीं निकाला। इलेक्ट्रॉन बोले तो शेर, ठीक है? अब यहाँ आया इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, नहीं निकला, तो एगो अपन और दोस्त के बोलाया, कहा कि आवस भाई, चल दिया। कहा अभी बोले लग, फिर भाव भाव किया, सब निकल, नहीं निकला, और बुलाया। अब बहुत गोरा के बुला के निकाल रहा है, लेकिन इलेक्ट्रॉन काहे को निकलने जाए? इलेक्ट्रॉन जब नहीं निकल रहा है तो हार पाँच के अपने पार्टी सबको कहा दिया कि देखो सब भीड़ लगाने से कुछ ना होता, चलो सब रहे दस ही ना निकली रे बात, हमनी के बस के बात ना है। तो हम ये बोलेंगे कि इसके पास थ्रेश होल्ड फ्रीक्वेंसी नहीं है। इसके पास थ्रेश होल्ड फ्रीक्वेंसी होती तो ये इलेक्ट्रॉन को निकाल देता। नहीं निकालने के पीछे कारण है, तो चाहिए जितना भी भीड़ लगा ले ये निकाल नहीं सकता। क्या ये बात समझ में आया? तो हमने इतना भीड़ लगाया, मतलब क्या चीज का वैल्यू बढ़ा दिया? आयाम यानी कि तीव्रता बढ़ा दिया। तीव्रता बढ़ा दिए, लेकिन इलेक्ट्रॉन एक भी नहीं निकल पाया।
कारण सिर्फ एक ही था कि इसके पास थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी देहली आवृत्ति नहीं थी, या फिर ऐसे बोलो कि इसके पास देहली तरंग दैर्घ्य नहीं था। दोनों में से कोई एक भाषा बोल सकते हो। समझ में आ गया? इधर आते हैं। इसके पास मान के चलते हैं कि 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी है, ठीक है, या 5 ही है, लेकिन देहली आवृत्ति इसके पास है ना, ये हाई फ्रीक्वेंसी का है, इसके पास देहली आवृत्ति है मान लेते हैं। तो ये आया, यहाँ अटैक किया, एक के गोरा आके अटैक किया, एगो इलेक्ट्रॉन को निकाल दिया। समझ में आया? हम ये मान लेते हैं एक नहीं, ये 2 इलेक्ट्रॉन, चाहे जितना इलेक्ट्रॉन को निकाल रहा है, ये एक इलेक्ट्रॉन पर अटैक किया, एक इलेक्ट्रॉन को निकालने में सक्षम हो गया, मान लेते हैं। तो जब ये इलेक्ट्रॉन को निकालेगा, तो ये वाला जब आएगा तो इलेक्ट्रॉन की कुछ ऊर्जा, मतलब इलेक्ट्रॉन कुछ ऊर्जा ले लेगा निकलने में। अब हम तुमसे एक सवाल पूछ रहे हैं कि मान के चलो कि अगर ये मेटल है और मेटल का ये सिल्ली है एक तरह से, ठीक है, तो परमाणु तो यहाँ भी होगा और यहाँ भी होगा, इलेक्ट्रॉन यहाँ भी होंगे, इलेक्ट्रॉन यहाँ भी होंगे। अगर कोई आ करके इस इलेक्ट्रॉन पर अटैक कर रहा है और 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी लेके आ रहा है, ठीक है, और इसी में से कोई एक आ रहा है और यहाँ आ रहा है, तो ये तो बहुत भीड़ भाड़ में फसल है, इसको निकलने में तनी ज्यादा तकलीफ होगा, इसको निकलने में कम तकलीफ होगा, जल्दी निकल जाएगा। एक और बात, हर इलेक्ट्रॉन को निकलने के लिए अपना एक एनर्जी उसको चाहिए, पहले वो निकलने के लिए एनर्जी मांगेगा। हम अगर ये मान लें कि इसको निकलने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की जरूरत है, बात बुझाया? इसको निकलने के लिए कितना जरूरत है? 2, तो सबको 2-2 का जरूरत पड़ेगा। अब हम तुमसे ये पूछ रहे हैं कि ये 10 आया, तो इलेक्ट्रॉन सिर्फ वहां से हिल कर निकलने के लिए 2 ले लिया, तो एक्स्ट्रा में कितना बचा? वो 8 किसको मिलेगा? इलेक्ट्रॉन को ही, क्योंकि ये जो आ रहा है असल में ये तो फोटोन है। फोटोन जब आता है तो इलेक्ट्रॉन से टकराता है, फिर वो गायब, फोटोन गायब, उसका अस्तित्व खत्म। तो वो 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी किसको मिला? इलेक्ट्रॉन को। अब इलेक्ट्रॉन को मिला तो इलेक्ट्रॉन सिर्फ निकलने के लिए कितना खर्चा कर दिया? 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो बचा कितना? 8। अब वो 8 तो उसी के पास है, अब उसका वो करेगा क्या? तो आपको मालूम है कोई भी बॉडी अगर एनर्जी एक्स्ट्रा ले लेती है तो वो काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो जाती है, यानी इलेक्ट्रॉन जो है वो किस चीज में आ जाएगा? गति में। ये जब आ जाएगा तो गति में आ जाएगा, गति करेगा ऊपर की ओर या आगे पीछे, कहीं पर भी जहां जगह मिलेगा उधर गति करेगा। यानी कि ये 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ले करके गतिज ऊर्जा में बदल जाएगा। अब मेरा सवाल ये है कि क्या ये भी 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट लेके ही गति करेगा? नहीं। क्यों? क्योंकि 2 गो तो ले लिया निकलने के लिए, फिर इतना भीड़ भाड़ में सड़ते हुए ऊपर निकलेगा तो कम से कम कुछ और एनर्जी वेस्ट कर देगा। तो वेस्ट कर दिया, मान लेते हैं कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ये वेस्ट हो गया, तो कितना बच गया? 7। तो 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इसके पास काइनेटिक एनर्जी हुई। अगर देखा जाए तो मैक्सिमम सारे इलेक्ट्रॉनों में सबसे ज्यादा काइनेटिक एनर्जी कितना हो सकता है? 8 हो सकता है, क्योंकि ये सबसे ऊपर है। बाकी का नीचे का काइनेटिक एनर्जी क्या होगा? कम। 7 हो सकता है, 6 हो सकता है, ये हो सकता है, लेकिन मैक्सिमम क्या होगा? 8 होगा। कि ये बात समझ में आ गया? अच्छा, अगर ये 8 हो सकता है तो बोलो 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में से हम 2 निकालें तो वो काइनेटिक एनर्जी हो जा रहा है। अब हम यहाँ पे जो सवाल पूछने वाले थे उसका जवाब दो। ये वाला 10 आया यहाँ पे, यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, ठीक है। ये वाला आ रहा था, इलेक्ट्रॉन नहीं निकाल रहा था, हम तीव्रता बढ़ाते गए फिर भी इलेक्ट्रॉन नहीं निकला। मैं अगर बोलूं कि एक और यहाँ पे किरण ऐसे यानी कि फोटोन आया, तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा निकलेगा, मतलब 10 के बजाय 20 निकलेगा कि 10 ही निकलेगा? 2 आया तो 2-2 मिलके निकालेंगे और 20 हो जाएगा। अगर मैं इसी टाइप का और भी किरण खींच दूं तो अब तुम लोग मुझे ये बताओ इसमें क्या बढ़ रहा है? तीव्रता बढ़ रही है, और तीव्रता बढ़ने से एम्पलीट्यूड बढ़ रहा है, तो इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या हो रही है? यानी हमें एक बहुत अच्छा निष्कर्ष मिला कि अगर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी हो, देहली आवृत्ति हो, तो तीव्रता बढ़ाने से इलेक्ट्रॉन की संख्या भी बढ़ती है। ये खोज आइंस्टीन की थी। ये आइंस्टीन का नियम भी है प्रकाश वैद्युत प्रभाव के लिए, कि आपसे पूछा जाए कि क्या तीव्रता पर इलेक्ट्रॉन की संख्या निर्भर करती है,
तो हम इसका आंसर दो तरीके से देंगे। कहेंगे कि देखिए देहली आवृत्ति अगर नहीं होगा तो चाहे कितना हो तीव्रता बढ़ा लीजिए, इलेक्ट्रॉन की संख्या नहीं बढ़ने वाली। लेकिन देहली आवृत्ति या उससे अधिक आवृत्ति हो, देहली आवृत्ति हो या उससे अधिक आवृत्ति हो, तो आप तीव्रता बढ़ाइए तो इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होगी, बढ़ेगी। मैं अगर ये बोलूं कि वायलेट कलर इस पर डाल दो, ब्लू छोड़ करके वायलेट डालो, बैगनी कलर डालो या अल्ट्रा वायलेट डालो, तो फ्रीक्वेंसी तुम चेंज किए तो इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी, बढ़ेगी। यानी कि हम दो बात सीखे, एक देहली आवृत्ति से अधिक आवृत्ति करेंगे तो भी इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ेगी, दूसरा देहली आवृत्ति हो और उसके तीव्रता को बढ़ाते चले जाए तो भी इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ती है। सुना सब हमने क्या बोला, दो गो बात बोले हैं बहुत महत्वपूर्ण, देहली आवृत्ति हो और तीव्रता बढ़ाएं तो इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ेगी, दूसरा देहली आवृत्ति से अधिक आवृत्ति भी डालेंगे तो भी क्या होगा, इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ेगी। ये दो गो सबसे बड़ा खोज था। कलर चेंज करने का मतलब फ्रीक्वेंसी चेंज। क्लियर हो गया? ये दो गो बात पहले नोट में लिख लीजिए, फिर आगे बढ़ेंगे। लिखिएगा, यदि देहली आवृत्ति से कम आवृत्ति हो, देहली आवृत्ति से कम आवृत्ति हो, यदि देहली आवृत्ति से कम आवृत्ति हो, देहली आवृत्ति से कम आवृत्ति हो, तो चाहे कितना भी तीव्रता बढ़ा दिया जाए, तो चाहे कितना भी तीव्रता बढ़ा दिया जाए, तो चाहे कितना भी तीव्रता बढ़ा दिया जाए, इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन नहीं होता है, इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन नहीं होता है, इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन नहीं होता है। लेकिन देहली आवृत्ति या इससे अधिक आवृत्ति हो, लेकिन देहली आवृत्ति या इससे अधिक आवृत्ति हो, इससे अधिक आवृत्ति हो या इससे अधिक आवृत्ति हो, तो तीव्रता बढ़ाने से तीव्रता बढ़ाने से इलेक्ट्रॉन के उत्सर्जन की संख्या भी बढ़ती है, इलेक्ट्रॉन के उत्सर्जन की संख्या भी बढ़ती है, इलेक्ट्रॉन के उत्सर्जन की संख्या भी बढ़ती है, इलेक्ट्रॉन के उत्सर्जन की संख्या भी बढ़ती है। हो गया? चलिए, अब इसके बाद आपको समझना है फोटॉन मॉडल। फोटॉन मॉडल, आपको हमने फोटॉन के बारे में बताया था। ये फोटॉन मॉडल जो है, पहली बार आइंस्टीन ने ये तो कंफर्म कर दिया कि प्रकाश कण से बने होते हैं और उन कणों को हम क्या बोलते हैं, फोटॉन बोलते हैं, फोटॉन बोलते हैं। और ये जो फोटॉन होते हैं इनकी एनर्जी कितनी होती है ये अभी कंफर्म नहीं था, एनर्जी कितना होता है फोटॉन के पास ये कंफर्म नहीं था। तो एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था प्लांक जी ने क्या किया कि इस पर रिसर्च किया, और रिसर्च करते हुए हाइगेंस के कॉन्सेप्ट को भी वो ध्यान में रखे कि हाइगेंस कहीं ना कहीं अपने बातों में ये सही है, अगर ऐसा नहीं होता तो हम व्यतिकरण का डेफिनेशन या उसको समझ नहीं पाते। तो उन्हें ऐसा मतलब लगा कि फोटॉन जो होते हैं वो अगर कण है तो वे वेव फॉर्म में ही गति करते होंगे, और वेव फॉर्म में अगर गति कर रहे हैं तो उनके पास फ्रीक्वेंसी भी होगी। और इस बेस पर उन्होंने कैलकुलेशन किया, और कैलकुलेशन करके, अभी आगे के क्लास में आपको कैलकुलेशन समझना है, लेकिन अभी आपको जाना है कि हाँ फोटॉन के पास एनर्जी कितनी होती है। तो फोटॉन के पास, अब जैसे हम यहाँ पे एक प्लेट ले लेते हैं,
ठीक है, ये इसके एटम है, इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, अब इसमें हम फिगर कुछ अलग बनाएंगे। जैसे इस पर जो आ रहा होगा वो प्रकाश नहीं, प्रकाश के बजाय हम फोटोन का फिगर लेंगे। ठीक है, तो इस तरह से आपको मान के चलना कि ये सब क्या है, ये सब क्या है, ये सब फोटोन है। ये सब फोटोन है। अब बताइए, फोटोन एक कल्पना है और कुछ नहीं, तो फोटोन की ऊर्जा कितनी होती होगी? तो फोटोन जितने भी हैं इनकी जो ऊर्जा होती होगी, इसके बारे में प्लांक ने कहा कि देखिए, इनके पास फ्रीक्वेंसी होगी। फ्रीक्वेंसी अगर होगी तो आप एक फ्रीक्वेंसी में, सिर्फ फ्रीक्वेंसी में एक कांस्टेंट का उन्होंने खोज किया था, 6.6 गुना 10 के पावर -34 जूल सेकेंड। उन्होंने कहा कि जो भी इसकी फ्रीक्वेंसी है, आप इस नंबर से खाली उसके फ्रीक्वेंसी में गुना कर दीजिए, पता चल जाएगा कि इसके पास कितनी ऊर्जा है। और ये उन्होंने कैसे पता किया था, ये चीज आपको आगे क्लास में मिलेगा। फिलहाल आप ये समझिए, और इसको हम लोग एच से सूचित करते हैं। और एच को याद रखना है कि एच जो होता है एक कांस्टेंट है, इसको प्लांक्स कांस्टेंट कहा जाता है। दूसरा चीज कि जो फोटोन आप देख रहे हो, इसको भी अनेक नामों से जाना जाता है। जैसे आप इसे क्वांटा भी कह सकते हैं। फोटोन का दूसरा नाम क्या है? क्वांटा। मन करे तो एनर्जी पैकेट बोल सकते हो, हाँ, ये पैकेट भी बोल सकते हो या एनर्जी का पैकेट बोल सकते हो। बंडल बोलना चाहो बंडल बोल सकते हो। ठीक है, तो फोटोन बोलो, एनर्जी का पैकेट बोलो, एनर्जी का बंडल बोलो, यानी कि ये सब जो ना एनर्जी के पॉकेट होते हैं, जो जाते हैं इलेक्ट्रॉन पे फूटते हैं, खत्म होते हैं, वो उनका अस्तित्व खत्म होता है और इलेक्ट्रॉन को ऊर्जा मिल जाती है। समझ में आया? और प्लांक्स के अनुसार उनका प्लांक्स कांस्टेंट जो होता है आपको याद रखना है, हाँ, कि H इक्वल टू कितना होता है? 6.6 गुने 10 के पावर -34 जूल सेकेंड। ये बात समझ में आया? जूल सेकेंड क्यों हुआ? क्योंकि अब आप समझिए, फ्रीक्वेंसी अगर इसका f रहता, इसका फ्रीक्वेंसी f रहता, अगर h से हम गुना करते तो एनर्जी के बराबर आता, और एनर्जी का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? जूल होता है। अगर यहाँ जूल लिख दें, f को इधर लाएंगे, f को इधर लाएंगे, तो f इधर लाने का मतलब 1/t, 1/t है सेकेंड, माने 1/f आता तो 1/t या फिर ऊपर t जाता तो सेकेंड हो जाता कि नहीं? तो इसलिए h का यूनिट क्या हो गया? जूल सेकेंड। बोलो, क्लियर हो गया? तो आप सबसे पहले क्या कीजिए, फोटोन मॉडल लिख करके डैश दीजिए। ठीक है, लिखिए, आइंस्टीन के अनुसार, आइंस्टीन के अनुसार आइंस्टीन के अनुसार प्रकाश के कण, प्रकाश के कण, प्रकाश के कण मत लिखिएगा, प्रकाश कणों से बने होते हैं। प्रकाश के खाली काट दीजिए, प्रकाश कणों से बने होते हैं, जिन्हें प्रकाश कणों से बने होते हैं, जिसे फोटोन कहते हैं। एवं प्लांक के अनुसार, एवं प्लांक के अनुसार, प्लांक 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 लिखना है ऐसे, प्लांक के अनुसार फोटोन की ऊर्जा, फोटोन की ऊर्जा, फोटोन की ऊर्जा, फोटोन की ऊर्जा E बराबर, आप यहाँ पे HF लिख सकते हैं या E बराबर H न्यू लिख सकते हैं। ठीक है, हाँ, H न्यू होता है, जहां H का मतलब क्या है? 6.6 उन्हें 10 के पावर -34 जूल सेकेंड, प्लांक नियतांक। प्लांक नियतांक, और ये फिगर नीचे बना लीजिएगा।
ये नोट कर लीजिए, फिगर बना लीजिए। कल ये क्लास मतलब ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा या परसों, ठीक है? हाँ, 1 या 2 दिन में, परसों तक समाप्त हो जाएगा। उसके बाद हम लोग एटम पढ़ेंगे, फिर खत्म फिजिक्स। आए ना, एक बाद बर मिलेगा 3 हाँ तो कहना चाहिए ना। हो गया? तो पाकिट लिख ले, पाकिट। हो गया? चलिए, अब एक क्वेश्चन लिखिएगा, 2 मार्क्स के लिए आता है। लिखिए कार्यफलन, कार्यफलन वर्क फंक्शन, वर्क फंक्शन से आप क्या समझते हैं? से आप क्या समझते हैं? लिखिए देहली आवृत्ति द्वारा, देहली आवृत्ति द्वारा, देहली आवृत्ति द्वारा एक इलेक्ट्रॉन को निकालने में, एक इलेक्ट्रॉन को निकालने में जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है, एक इलेक्ट्रॉन को निकालने में जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे कार्यफलन कहते हैं, उसे कार्यफलन कहते हैं। कार्यफलन को फाई से सूचित किया जाता है, कार्यफलन को फाई से सूचित किया जाता है, फाई से सूचित किया जाता है, फाई। 10(2) का एग्जाम्पल लिए थे, 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का आया था, कितना खर्च हुआ था? तो 2 हमारा क्या हो गया? कार्यफलन। तो कार्यफलन को सूचित किया गया किस चीज से? अगर हम कहें कि फाई का मान क्या होगा, तो आप तो समझ ही गए कि भाई एनर्जी का फॉर्मूला हमारे पास अब HF है ना? तो HF में F कौन सा आवृत्ति होगा? देहली आवृत्ति, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो उसी से निकलता है। तो अगर हम बोले कि H अब कोई आ रहा है तो उसमें HF, हमको फाई बराबर क्या लिखना चाहिए? HF नॉट लिखना चाहिए। तो ये कार्यफलन का वैल्यू हो गया। बात समझ में आया? अब आपसे हम बोले कि F नॉट का फॉर्मूला क्या होता है? C/T। अभी कुछ देर पहले बताए हैं। हाँ, तो आंसर क्या हो जाएगा? HC/λ0। ये बिहार बोर्ड का बहुत दुलरुआ है, बहुत बार बार पूछा है ये प्रश्न, ठीक है? तो ये हर बार ये आपका आता ही रहता है।
तो कार्यफलन में ऑब्जेक्टिव में पूछता रहता है कि कार्यफलन का फॉर्मूला क्या होता है, तो hc/लैम्डा नॉट, कहीं कहीं नॉट नहीं भी रहता है, तो hc/लैम्डा आपको याद रखना है। ये आपका कार्यफलन का फॉर्मूला हो गया, ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा। वन बाई टी लिखो नहीं है, देखो एफ नॉट है नहीं आई तो c/लैम्डा नॉट ना हुई। हो गया, हो गया। चलिए लास्ट टॉपिक है वो लिख लीजिए आज का, आइंस्टीन के प्रकाश वैद्युत समीकरण, आइंस्टीन के प्रकाश वैद्युत समीकरण, आइंस्टीन के प्रकाश वैद्युत समीकरण, प्रकाश वैद्युत समीकरण ज्ञात करें। ज्ञात कर दे रहे हैं, अभी तक ज्ञात करवाइयो दिए, खाली नहीं बुझा रहा है तुम लोग, अभी बुझा जाएगा। चलो फिर से एक बार आओ, यहाँ बताओगे सब, ध्यान देना। एक धातु का प्लेट ले रहे हैं, ये एटम हो गए, ये फ्री इलेक्ट्रॉन हो गए, ठीक है। यहाँ पर हम क्या आपतित करेंगे, फोटॉन्स, ये फोटॉन्स आ रहे हैं, ये बताओ इसका एनर्जी मान के चलो 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, एक इलेक्ट्रॉन को निकालने में कितना खर्च हुआ, 2, तो 2 हमारा कार्यफलन हुआ। अगर हम कहें कि इसके पास 10 है तो इसके पास फिलहाल एनर्जी जो है वो hf के बराबर है। अच्छा, यहाँ पे जब फोटोन आया तो एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाला होगा, अब एक इलेक्ट्रॉन को अगर ये बाहर निकाला तो हम यहाँ E माइनस लिखे, जब ये बाहर निकाला तो इसमें कुछ एनर्जी खपत हुई इलेक्ट्रॉन को निकालने में, तो खपत ऊर्जा अगर हम बोलें कि कितना हुआ, तो खपत ऊर्जा फाई के बराबर होगा, और वो फाई यानी कि कार्यफलन होगा, जिसको हम hf0 बोलेंगे। अब मुझे ये बताओ कि इतना एनर्जी खपत हो गया, 10 में से 2 गो खत्म हो गया, बचा कितना, 8 गो इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी अब किसके पास है, इलेक्ट्रॉन के पास। तो बताओ ये अब किस चीज में रहेगा, गति में रहेगा, यानी कि काइनेटिक एनर्जी में। तो हम तुमसे ये बोलें कि बोलो काइनेटिक एनर्जी ये मैक्सिमम होगा कि मिनिमम होगा, तो मैक्सिमम होगा, ऊपर का है तो बाकी इससे कम भी हो सकता है। तो हम कहें कि मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कितना हो सकता है, के मैक्स का वैल्यू कितना हो सकता है, तो आपका ई जितना था यानी 10 था, उसमें से खर्चा कितना हो गया 5, तो ई का वैल्यू बताइए कितना होगा, hf होगा, लेकिन और फाई का वैल्यू क्या होता है, hf0 होता है, दोनों में क्या कॉमन है, h, तो f माइनस क्या होगा f0। देखिए एक आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत समीकरण है, इसके अलावा भी एक समीकरण और इसको दिया जाता है, वो भी बता दे रहे हैं। f का फॉर्मूला बताइए, c/लैम्डा, और यहाँ c बाई क्या कॉमन है, तो hc बाहर, तो 1/लैम्डा माइनस 1/लैम्डा नॉट, ऐसे भी लिखा जाता है आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत समीकरण। बोलो ये बात क्लियर हुआ, ये कहाँ से आया, इसी को प्रकाश वैद्युत समीकरण कहा जाता है। क्या, हाँ दोनों है, ये भी बोला जाता है, ये भी, ये ज्यादातर बोला जाता है। क्लियर हो गया, तो आप ना इस फिगर को पहले बना लीजिए। अच्छा एक और बात, यहाँ हमें बता सकते हो कि f0 और f में किसका वैल्यू ज्यादा होगा, यस, तो f0 हमेशा छोटा होगा किस चीज से, यहाँ तक कि ये बराबर भी हो सकते हैं, f0 बराबर भी हो सकता है। तो f, ये रिलेशन याद रखना है कि f0 f में ये रिलेशन इक्वल का भी हो सकता है और f0 छोटा भी हो सकता है।
है, खाली इलेक्ट्रॉन को निकालेगा, काइनेटिक एनर्जी नहीं रहेगा। फिगर बना लीजिए। है, कल खत्म हो जाएगा, नहीं तो परसों 2 दिन आए बोले थे, तो आने दो समय, उसका भी आएगा समय। कब वो किताब भी पलट के देखा करो सब, ठीक है? अच्छा रहने तो काहेला देखेगा सब, हम तो देख ही रहे हैं। हमको देखना नहीं होता है, हमको सिर्फ ये देखना है कि क्या पढ़ाना है कल, बाकी सब इधर लोड है, क्या करना है। फिगर हो गया? मानव हम तो खाली फिगर बनाने के लिए बोले, आप तेज हैं तो हम क्या करें। बहुत अच्छा। तेज होने के साथ साथ बहरे भी हो। माना देहली आवृत्ति के फोटॉन, देहली आवृत्ति के फोटॉन, माना कि देहली आवृत्ति के फोटॉन देहली आवृत्ति के फोटॉन देहली आवृत्ति के फोटॉन धातु के एक प्लेट पर आपतित होते हैं। धातु की एक प्लेट पर आपतित होते हैं, जिनमें प्रत्येक की ऊर्जा E बराबर HF है। प्रत्येक की ऊर्जा E बराबर HF, H न्यू भी लिख सकते हो, E बराबर HF है, तथा धातु का कार्यफलन फाई बराबर HF नॉट है। फाई बराबर HF नॉट है, तब कार्यफलन फाई बराबर HF नॉट है, तब एक इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गतिज ऊर्जा होगी। तब एक इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गतिज ऊर्जा होगी। एक इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गतिज ऊर्जा होगी। अब आप ये नोट कर लीजिए, गतिज ऊर्जा होगी।